नमस्कार। भारत के राष्ट्रपति आखिर कितने शक्तिशाली होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी आता है ना? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हम सिर्फ संविधान के आर्टिकल्स नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े-बड़े फैसलों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सबसे पहले चलिए इस एक लाइन पर गौर करते हैं जो इस पूरे टॉपिक की चाबी है। राष्ट्रपति शक्तिशाली दिखते हैं, लेकिन असली ताकत तो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट यानी मंत्री परिषद के पास होती है। यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो हमारा आज का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम शक्ति की इस पहेली को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कागजों पर राष्ट्रपति को कितनी जबरदस्त शक्तियां मिली हुई हैं और असल में उन पर क्या लिमिटेशंस हैं। हम ये भी देखेंगे कि कोर्ट्स कैसे इस पावर को बैलेंस करते हैं और वो कौन से खास मौके हैं जब राष्ट्रपति अपनी सूझबूझ से फैसले ले सकते हैं। और आखिर में हम उन्हें संविधान के रक्षक के रूप में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, शक्ति का ये पैराडॉक्स यानी विरोधाभास। आखिर राष्ट्रपति की असली हैसियत क्या है? क्या वो देश के असली शासक हैं या सिर्फ एक नाम मात्र के प्रमुख? अब देखिए, संविधान खुद ही ये पहेली कैसे बनाता है। एक तरफ है आर्टिकल 52 जो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन ठीक इसके बाद आर्टिकल 53 कहता है कि हाँ, सारी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास है, लेकिन असल में उस पावर का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद करेगी। बस यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। अब आते हैं उस पहलू पर जो राष्ट्रपति को इतना पावरफुल दिखाता है, मतलब वो शक्तियां जो संविधान ने उन्हें कागज पर दी हैं। इनको पढ़ेंगे ना तो लगेगा कि अरे वाह, इनके पास तो सारी की सारी ताकत है। जरा सोचकर देखिए, देश का लगभग हर बड़ा पद नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री हो या राज्यों के गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, कैग और यूपीएससी के चेयरमैन तक, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। ये एक बहुत बड़ी एग्जीक्यूटिव पावर है। और बात सिर्फ नियुक्तियों तक ही सीमित नहीं है। कानून बनाने की प्रक्रिया में भी राष्ट्रपति एकदम सेंटर में है। आर्टिकल 79 तो साफ कहता है कि संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं, बल्कि राष्ट्रपति भी हैं। वही संसद के सेशन बुलाते हैं और सबसे बड़ी बात, कोई भी बिल उनकी मुहर के बिना कानून बन ही नहीं सकता। अच्छा, अब आते हैं पैसों के मामले पर। यहाँ भी राष्ट्रपति की भूमिका बहुत अहम है। देश का जो सालाना बजट है वो उन्हीं के नाम पर पेश होता है। किसी इमरजेंसी के लिए जो कंटिंजेंसी फंड होता है वो उनके कंट्रोल में रहता है, और कोई भी मनी बिल उनकी इजाजत के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। और हाँ, एक बहुत बड़ी बात, आर्टिकल 53(2) के हिसाब से राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं। युद्ध और शांति की घोषणा भी उन्हीं के नाम से होती है। सुनने में तो ये बहुत बड़ी ताकत लगती है ना? लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, यहाँ भी एक छोटा सा पेंच है। तो चलिए, अब तक हमने देखी कागजी शक्तियां। अब उस मोड़ पर आते हैं जहां इन शक्तियों का सामना हकीकत से होता है। संविधान में वो कौन से चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो राष्ट्रपति की शक्तियों पर लगाम लगाते हैं? और ये है वो सबसे बड़ा नियम जो सारी गेम बदल देता है। आर्टिकल 74 ये साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद की सलाह माननी ही होगी। हाँ, 44वें अमेंडमेंट के बाद वो एक बार सलाह को वापस लौटा सकते हैं कि भाई इस पे फिर से सोच लीजिए, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद वही सलाह दोबारा भेज दे तो फिर राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। और इस बात को सिर्फ संविधान में लिखा ही नहीं गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी मोहर लगाई। एक बहुत ही लैंडमार्क केस था शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 का। इस केस ने राष्ट्रपति की भूमिका पर चल रही सारी बहस को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2 टूक कह दिया। क्या कहा? राष्ट्रपति सिर्फ फॉर्मल हेड है, असली पावर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में है। बस इस एक लाइन ने हमेशा के लिए तस्वीर साफ कर दी कि भारत में सिस्टम कैसे काम करेगा। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और किरदार है। मंत्री परिषद के अलावा एक और पहरेदार भी है जो राष्ट्रपति की शक्तियों पर नजर रखता है, और वो है हमारी जुडिशरी यानी न्यायपालिका। चलिए देखते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। तो एक सवाल मन में आता है, क्या राष्ट्रपति अपनी इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल बिना किसी रोक-टोक के कर सकते हैं? क्या ये वो एरिया है जहां उनका फैसला ही आखिरी होता है?
इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई बड़े फैसलों में ये एकदम साफ कर दिया है। जैसे डीसी वाधवा केस को लीजिए। कोर्ट ने कहा कि आप बार बार ऑर्डिनेंस लाकर संसद को दरकिनार नहीं कर सकते, ये असंवैधानिक है। फिर केहर सिंह केस में कहा गया कि किसी को माफ करने की राष्ट्रपति की शक्ति भी जुडिशियल रिव्यू से परे नहीं है। और सबसे जरूरी एसआर बुम्मई केस, जिसने तय कर दिया कि किसी राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल लगाने का फैसला मनमाना नहीं हो सकता, अदालत उसकी भी जांच कर सकती। तो जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं तो संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी बताई गई हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, राज्यों में प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। और एक मजेदार फैक्ट ये है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक देश में कभी लगी ही नहीं। तो अब तक हमने क्या देखा? यही कि राष्ट्रपति ज्यादातर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह से बंधे हुए हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि उनके पास सच में कोई पावर नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब हम उस पहेली के आखिरी हिस्से को सुलझाते हैं और देखते हैं वो खास मौके जहां राष्ट्रपति की असली पावर सामने आती है। देखिए, राष्ट्रपति की असली ताकत तब चमकती है जब देश में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, जब किसी भी पार्टी को क्लियर मैंडेट ना मिले। तब सबकी नजरें सिर्फ एक जगह होती हैं, राष्ट्रपति भवन। ये हैं वो 3 सबसे अहम मौके। पहला, जब लोकसभा चुनाव में किसी को बहुमत न मिले तो किसे सरकार बनाने के लिए बुलाना है, ये राष्ट्रपति अपने विवेक से तय करते हैं। दूसरा, अगर कोई सरकार गिर जाए तो लोकसभा भंग करनी है या किसी और को मौका देना है, ये फैसला भी उनका होता है। और तीसरा, किसी भी नॉन मनी बिल को एक बार फिर से सोचने के लिए संसद को वापस भेजना। चलिए अब सब कुछ समेटते हैं और राष्ट्रपति की भूमिका को एक फाइनल नजरिए से देखते हैं। सिर्फ एक नाम के हेड की तरह नहीं, बल्कि संविधान के गार्डियन के तौर पर। और हाँ, ये आपके एग्जाम के लिए एक जबरदस्त रिकैप भी होगा। ये टेबल, ये आपके एग्जाम के लिए समझिए खजाना है। इसे ध्यान से देखिए। एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 53, केस है शमशेर सिंह। ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल 123, केस है डीसी वाधवा। इमरजेंसी आर्टिकल 356, केस है एसआर बुम्मई। और पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72, केस है केहर सिंह। मैं तो कहूँगा इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, बहुत काम आएगा। तो आखिर में राष्ट्रपति की पूरी भूमिका एक ही चीज पर आकर टिकती है, संविधान की रक्षा। उनका सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वो भारत के संविधान को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करें। वो सिर्फ रबर स्टैंप नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र के एक बहुत जरूरी गार्डियन है। और जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए। आज के इस दौर में जहां कोलिशन पॉलिटिक्स यानी गठबंधन की सरकारें आम हो गई हैं, क्या एक न्यूट्रल अंपायर के तौर पर राष्ट्रपति का रोल पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? इस पर सोचिएगा जरूर।